हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट और झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, डैश यह व्यक्तित्व का तीसरा भाग है। कौन सा तीसरा भाग पूछा है आपसे? ऑप्शन दिए है उसमें इसमें ऑप्शन ए है आपका पराहम, सेकंड ऑप्शन है विश्वास, थर्ड ऑप्शन है आपका अहम एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इड। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा। देखिए, मैं आपको इसके तीनों भाग बता देती हूँ। व्यक्तित्व के तीन भाग होते हैं। ठीक है, कौन से तीन भाग होते हैं? पहला होता है आपका इड, दूसरा होता है आपका ईगो यानी कि अहंकार, तीसरा होता है आपका सुपर ईगो यानी कि परा अहम। ठीक है, तो इसमें कौन सा पूछा है? थर्ड पूछा है, तो तीसरा कौन सा है? सुपर ईगो है। सुपर ईगो को हम क्या कहते हैं? पराहम कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? और इसी को क्या कहा जाता है? पराहम कहा जाता है। ठीक है, और ये किसके अनुसार है? जो व्यक्तित्व के तीन भाग दिए गए थे, ये दिए थे आपके सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, किसने दिए थे? ये सिगमंड फ्राइड ने दिए थे। कई बार ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जो आपका इड दिया हुआ है ना, इड काम करता है आपका तत्काल संतुष्टि पर। मतलब अगर किसी बच्चे के अंदर इड है, सबसे पहले इड आता है, फिर ईगो आता है, फिर सुपर ईगो आते हैं, और ये सीक्वेंस से चलते हैं। आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है पहले सुपर ईगो आ जाएगा उसके बाद इड आएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि इड, ईगो, सुपर ईगो आपको याद कर लेना है। ये एकदम क्रम से चलते हैं। जो इड होता है ये तत्काल प्राप्ति पर, तत्काल संतुष्टि पर कार्य करता है। मतलब अगर किसी बच्चे को कोई चीज चाहिए, उस वो इड की कंडीशन में है, तो उसको वो चीज तुरंत चाहिए, फिर चाहे जो हो जाए। ठीक है, और इसी तरह जो ईगो है, ईगो वास्तविक परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है। कैसे? वास्तविक परिस्थिति के अनुसार ये कार्य करता है, वास्तविकता के ऊपर। ठीक है, वास्तविकता सिद्धांत के ऊपर। और जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो नैतिक मूल्यों पर और सामाजिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये तीनों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ आप लोगों से, विकास के इस चरण में बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे, पुत्र नहीं आएगा इधर, पुत्री नहीं होगा इधर, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, जैसे पुत्र का पिता से जुड़ाव। ठीक है, क्या हो जाएगा? जैसे पुत्र का पिता से जुड़ाव। तो ये क्या कहलाएगा? आपका ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नारसिस्टिक अवस्था, सेकंड ऑप्शन है आपका होमोसेक्सुअल अवस्था, थर्ड है आपका ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड लास्ट है आपका हेट्रोसेक्सुअल अवस्था। तो जो विकास का चरण होता है उसमें बच्चे विपरीत लिंग यानी कि माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे पुत्र किससे? पुत्री का पिता से, बल्कि इधर ही रॉन्ग दिया हुआ है, इधर पुत्र का किससे हो जाएगा? माता से। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? पुत्र का माता से जुड़ाव। तो आप लोग देखिए, जो पुत्र का माता से जुड़ा होता है ना, वो क्या कहलाता है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के जो अपोजिट होता है ना, पुत्री का माता से जुड़ाव, पुत्री का पिता से जुड़ाव, तो जो पुत्री का पिता से जुड़ा होता है ना, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में उल्टा दे दिया हुआ था आपके। और ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो मेन एग्जाम में पूछा गया था, वो इसी तरह का सेम क्वेश्चन था। ठीक है, क्या होता है दोबारा समझा देती हूँ मैं। पुत्र का माता से जुड़ा क्या कहलाएगा? आपका ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और पुत्री का पिता से जुड़ा आपका कहलाएगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये अवस्था होती है कब? 3 से 6 साल के बच्चों में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़का होगा तो अपनी माता से ज्यादा जुड़ा होगा, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। और वहीं पे अगर लड़की होगी, उसका मतलब उसका माता के पिता प्रति जुड़ाव ना होकर पिता से ज्यादा जुड़ा होगा, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से,
स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं उसमें। फर्स्ट ऑप्शन है 15 से 20 वर्ष, सेकंड है 18 से 28 वर्ष, थर्ड है 25 से 30 वर्ष एंड लास्ट है आपका 30 से 40 वर्ष। तो जो स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु होती है वो मानी गई है आपकी कब? 25 से लेकर 30 वर्ष तक। कब? 25 से 30 वर्ष तक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आप लोगों से, स्वलीन बालक की स्पष्ट रूप से पहचान करके उसके निम्न गुण से करते हैं। मतलब स्वलीन बालक की स्पष्ट रूप से पहले तो पहचान करके और निम्न गुण यानी कि उसके अंदर गुण भी देखते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एकोलेलिया, सेकंड है अपर्याप्त मोटर विकास, थर्ड है आपका दूसरे व्यक्तियों से जोड़ने की अक्षमता और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका बुद्धिमत्ता का कम होना यानी कि लो आईक्यू लेवल। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि एकोलेलिया। तो स्वलीन बालक की स्पष्ट रूप से पहचान करके निम्न गुण के अंतर्गत क्या आता है? इसका एकोलेलिया आता है। और इसके अंदर क्या होता है एकोलेलिया में कि ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति जो दूसरे द्वारा कहे गए वर्ड या शब्द होते हैं ना उनके वाक्यांशों को दोहराता है। मतलब जो दूसरे ने कहा है वही वो खुद दोहराएगा। तो ये क्या कहलाता है आपका? एकोलेलिया कहलाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आप लोगों से, पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? क्या पूछा है? जो महिलाएं पाइका खाने की इच्छा करने वाली होती हैं, गर्भवती महिलाएं, उसमें किसकी कमी होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऊर्जा की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है या आयरन की कमी होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि आयरन की कमी होती है। और पाइका खाने की इच्छा से है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनका मिट्टी खाने का मन होता है, ईंट खाने का मन होता है, किसी किसी का कागज खाने का मन होता है, चौक खाने का मन होता है। तो ये सब क्या कहलाता है? पाइका या पिका कहलाता है। तो ये सब खाने की इच्छा किसकी कमी के दौरान होती है? आयरन की कमी के द्वारा। ठीक है, क्लियर है आपको? और मोस्टली ये देखा जाए तो आयरन और कैल्शियम की कमी के द्वारा भी होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा को जाना जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा को किस नाम से जाना जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्रैटर्नल ट्विंस, सेकंड ऑप्शन है डाइजाइगोट, थर्ड ऑप्शन है मोनोजाइगोट ट्विंस एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मल्टीपल ट्विंस। तो दिया है एक समान जुड़वा। तो जो एक समान जुड़वा होते हैं ना उन्हें मोनोजाइगोट ट्विंस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आप लोगों से, गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 30 किलोग्राम, सेकंड ऑप्शन है आपका 5 किलोग्राम, थर्ड है आपका 12 किलोग्राम एंड लास्ट ऑप्शन है आपका भार बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए, जो गर्भावस्था के दौरान 12 किलो भार होता है ना, 12 किलो भार बढ़ना नॉर्मल माना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ आप लोगों से, विनिंग शुरू होती है तो आप लोग को ये बताना है कि विनिंग जो होती है किस टाइम पे शुरू होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0 से 4 महीने पर यानी कि जन्म से लेकर 4 महीने पर, सेकंड ऑप्शन है 6 से 8 महीने पर, थर्ड ऑप्शन है 4 से 6 महीने पर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 8 से 10 महीने पर। तो जो विनिंग की प्रक्रिया होती है ना ये शुरू होती है कब? ये होती है आपकी 4 से 6 माह पर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। और विनिंग का मतलब होता है शिशु को माँ के दूध के साथ अन्य आहार भी देना। ठीक है, शिशु को माँ के दूध के अनुसार जो अन्य आहार सप्लीमेंट फूड होते हैं ना उनको देना स्टार्ट करना। यह प्रक्रिया मोस्टली कब से देखी जाती है? 4 से 6 महीने बीतने पर शुरू हो जाती है। ठीक है, और बच्चे को स्तनपान कम से कम 6 महीने तक तो कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ आप लोगों से, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं 8, सेकंड ऑप्शन है 14,
थर्ड है 20 एंड लास्ट ऑप्शन है 22। तो जो खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 22 अस्थियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अस्थि जो रचना होती है ना, उसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। एक तो भाग है आपका कपाल, दूसरा भाग है आपका फेस यानी कि चेहरा। तो जो कपाल होता है ना, कपाल में तो कितनी अस्थियां होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं। और फेस यानी कि चेहरे पर कितनी अस्थियां होती है? 14 अस्थियां होती हैं। तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 22 अस्थियां हो गई आपकी। ठीक है। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि आपके चेहरे पर कितनी अस्थियां हैं, तो आपको ध्यान देना है कि चेहरे पर कितनी अस्थियां होती हैं? 14 अस्थियां होती हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हो आप लोगों से, थ्रोम्बोसाइट्स को भी कहते हैं, तो आप लोग को ये बता दें कि थ्रोम्बोसाइट को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लिम्फोसाइट, सेकंड है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, सफेद रक्त कणिकाएं, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका प्लेटलेट्स। तो जो आपकी थ्रोम्बोसाइट होती है ना, उसको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जब डेंगू नामक रोग हो जाता है ना, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है? आपकी बॉडी में जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है ना, वो कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ आप लोगों से, किसी समस्या का सोचा विचारा आवेदित उत्तर है। क्या पूछा है? किसी समस्या का सोचा समझा आवेदित उत्तर है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है परिकल्पना, सेकंड है जवाब, थर्ड है परीक्षाफल, एंड लास्ट है कटौती। तो जो किसी समस्या का सोचा समझा आवेदित उत्तर होता है ना, वो होता है आपका क्या? परिकल्पना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो आपको बताना है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा होती है, सेकंड ऑप्शन है पानी पे डूबने पर दी गई चिकित्सा, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका बिच्छू के काटने पर दी गई चिकित्सा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो प्राथमिक चिकित्सा होती है ना, वो डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी जाने वाली चिकित्सा होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हालत को अधिक बिगड़ने से बचाना। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है। पूछा हुआ है, प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है योजना आयोग ने, सेकंड ऑप्शन है केंद्र स्वास्थ्य परिषद ने, थर्ड है मुदालियर कमेटी, एंड लास्ट है आपका भोर कमेटी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। जो प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है ना, वो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था आपकी भोर कमेटी ने। किसने? भोर कमेटी ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन डी क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ आप लोगों से, दांत की सफाई न होने पर फंसे भोजन का अंश क्या होता है? पॉलिश काट देता है, या बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, या मुख से दुर्गंध आती है, या उपरोक्त सभी। तो आप लोग देखिए, अगर दांत की सफाई नहीं होगी, उसमें भोजन के कण क्या होंगे? फंसे होंगे। तो वह पॉलिश भी काटेंगे, बैक्टीरिया भी उत्पन्न करेंगे, और मुख से दुर्गंध भी आएगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से, मोती पिरोने की आवश्यकता होती है। तो आपको ये बताना है, जो मोती पिरोने की आवश्यकता होती है ना, वो किसके अंतर्गत यानी कि किस स्किल के अंतर्गत आती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका समस्त पेशी कुशलता का, सेकंड ऑप्शन है छोटी पेशी कुशलता का, थर्ड ऑप्शन है नेत्र समन्वय का, एंड लास्ट ऑप्शन है नेत्र हस्त समन्वय का। तो जो मोती पिरोने की आवश्यकता होती है ना, तो होती है नेत्र हस्त समन्वय की, क्योंकि हम आंखों से देखते हैं, हाथों से काम करते हैं। ठीक है, तो हाथ और जो हमारी आंख होती है ना, समान क्या करती है? कोऑर्डिनेशन बैठाती है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ आप लोगों से, शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है
जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक डेफिनेशन दी है, यह डेफिनेशन किसने दी है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हरलॉक, सेकंड है पेपिवा और ओट्स, सेकंड है हैरिस एंड लास्ट ऑप्शन है आपका बर्थ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि हरलॉक। तो हरलॉक के अनुसार ही कहा गया है कि शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया आप लोगों से, अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूता की देखभाल नहीं हो पाती। सेकंड ऑप्शन है पैसा भी बहुत खर्च होता है। थर्ड ऑप्शन है सदस्यों की भागदौड़ अधिक हो जाती है एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप लोग देखिए, अगर अस्पताल में प्रसव कराते हैं तो नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूता की देखभाल नहीं हो पाती, ये बात सही है। और पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, ये भी बात सही है। और जितने भी सदस्य होते हैं उनकी भागदौड़ अधिक हो जाती है, ये भी बात सही है। तो ये तीनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आप लोगों से, फ्रॉयड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था है। तो आपको ये बताना है, जो फ्रॉयड थे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है। तो उसमें प्रथम अवस्था क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एनल अवस्था, सेकंड ऑप्शन है आपका फैलिक अवस्था एंड लास्ट ऑप्शन है आपका जेनाइटल अवस्था एंड लास्ट है ओरल अवस्था। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ओरल स्टेज। क्या हो जाएगा, ओरल अवस्था। तो ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी ना, इसकी 5 अवस्था है। कौन सी 5 अवस्था है इसकी आपकी। इसमें पहली अवस्था है आपकी ओरल स्टेज। क्या है पहली अवस्था आपकी, ओरल स्टेज है यानी कि मौखिक अवस्था। सेकंड है आपका एनल स्टेज। ठीक है, सेकंड क्या है आपका एनल स्टेज यानी कि गुदावस्था। थर्ड है आपका फैलिक स्टेज। क्या है, फैलिक स्टेज यानी कि लिंग प्रधान चरण। और फोर्थ है आपका लेटेंसी स्टेज यानी कि सुसुप्त अवस्था। क्या है आपका लेटेंसी स्टेज। एंड फ्रॉइड के अनुसार इसकी लास्ट अवस्था है, 5वीं अवस्था, जेनाइटल स्टेज। क्या है, जेनाइटल स्टेज यानी कि जननांग चरण। ठीक है, क्लियर है आपको। तो इन्होंने 5 अवस्था दी थी, कौन सी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। इसकी एज बता देती हूँ मैं। जो आपका ओरल स्टेज होती है ना, यानी कि मौखिक चरण, ये होता है आपका कब, जन्म से लेकर 18 महीने तक। और इस चरण में क्या होता है, शिशु का जो मुख्य आनंद होता है ना, वो मुख होता है, स्रोत। मुख्य आनंद का स्रोत क्या होता है, मुख। जैसे उसको चूसना, काटना, निगलना, ये सब चीजें बहुत पसंद होती है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे अंगूठा चूसने लगते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ओरल स्टेज के अंतर्गत आ जाएगा। सेकंड है आपका एनल स्टेज यानी कि गुदा चरण। ये होता है आपका 18 से लेकर 3 माह तक। और इस चरण में क्या होता है, जो बच्चे का मुख्य आनंद का स्रोत होता है ना, वो कहलाता है मल त्यागने और उसे नियंत्रित करने से जुड़ा होता है। बच्चा क्या होता है, बच्चा फ्रेश होने में, मल त्यागने में बहुत आनंद की प्राप्ति करता है। ठीक है, थर्ड है आपका फैलिक स्टेज यानी कि लिंग प्रधान चरण। ये होता है आपका 3 से 6 साल तक। इस चरण में क्या होता है, बच्चे का जो ध्यान होता है ना, वो जननांगों के प्रति केंद्रित होता है, कि वो यह जानने की कोशिश करता है कि वो लड़का है कि लड़की है। और वो इस टाइम पे विपरीत लिंग के प्रति, माता पिता के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसी एज में क्या होता है आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की स्थापना हो जाती है। और फोर्थ है आपका लेटेंसी स्टेज यानी कि सुसुप्त चरण। तो ये होता है आपका 6 साल से लेकर प्यूबर्टी एज तक। तो इस चरण में बच्चे की जो कामेक्षा होती है ना, वो शांत हो जाती है और बच्चा क्या करता है, सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, वो चीजें सीखने में अधिक इंटरेस्ट लेने लगता है। लास्ट है आपका कौन सा, जेनाइटल स्टेज यानी कि जननांग चरण। ये होता है आपका प्यूबर्टी एज से लेकर एडोलसेंस तक। ठीक है, और इस चरण में क्या होता है, व्यक्ति परिपक्व यौन इच्छाओं से अनुभव करता है और दूसरों के लिए मतलब सेक्सुअल में वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये।
और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी आ सकते हैं OAPLG, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका? OAPLG। तो ये क्रम से याद करने होते हैं, यानी कि सीक्वेंस से याद करने होते हैं। पहला क्या आएगा आपका? ओरल, फिर एनल, फिर फैलिक, फिर लेटेंसी, फिर जेनाइटल, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ आप लोगों से, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है देखना, सेकंड है स्पर्श, थर्ड है सुनना एंड लास्ट है आपका सूंघना। तो नवजात शिशु में जो सबसे कम विकसित होती है ना इंद्री, वो होती है आपके सूंघना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आप लोगों से, अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निम्न प्रकार की होनी चाहिए। तो आपको ये बताना है अनौपचारिक शिक्षा के लिए जो करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होती है, उसकी जो विषय वस्तु होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, लचीली होनी चाहिए, आरंभिक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए या सुसंगत होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु होती है वो कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, उपभोक्ता निम्न अधिनियम के अधिकार के तहत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकता है। तो ये किस अधिकार के अंतर्गत आएगा? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सूचना का अधिकार, सेकंड है चयन का अधिकार, थर्ड है सुरक्षा का अधिकार एंड लास्ट है आपका मुआवजे का अधिकार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षा का अधिकार। तो ऑप्शन सी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत ही उपभोक्ता अधिनियम के अधिकार के तहत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आप लोगों से, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे कम महत्वपूर्ण कारक क्या है? वो कौन सा कार्य व्यवस्था को क्या प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा है? क्या पूछा है? सबसे इंपॉर्टेंट कारक कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है योजनाबद्ध होकर कार्य करना, सेकंड है परिवार के सदस्यों का सहयोग, थर्ड है आपका परिवार के सदस्यों का व्यवहार एंड लास्ट है आपका परिवार की आय। तो आप लोग देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाएगा? योजनाबद्ध होकर कार्य करना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कार्य व्यवस्था को कौन प्रभावित करेगा? आपका योजनाबद्ध होकर जब हम कार्य करेंगे, जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी उतना अच्छे तरीके से आप अपने गोल को प्राप्त कर सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ आप लोगों से, सन 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन सी थी? आपको ये बताना है 1932 में कॉलेज स्तर पर, किस स्तर पर? कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था का नाम बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लेडी अरविंद कॉलेज दिल्ली, सेकंड है आपका क्वीन मैरिज कॉलेज मद्रास, थर्ड है आपका वुमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास एंड लास्ट है आपका एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका लेडी अरविंद कॉलेज दिल्ली, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी और इसी में होम साइंस को कॉलेज स्तर पर लागू करने वाली ये पहली संस्था थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं? ऑप्शन दिए हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है गर्म पानी व साबुन द्वारा, थर्ड है बोरिक अम्ल और गर्म पानी द्वारा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर है आपका ऑप्शन ठंडा पानी, नमक और साबुन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका साबुन व सूर्य का प्रकाश। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ठंडा पानी, नमक और साबुन से हम क्या कर सकते हैं? खून के धब्बे को क्या कर सकते हैं? खून के धब्बे को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो आपको क्या करना है? क्लास को लाइक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नाक वाली डार्ट है? तो आपको ये बताना है जो दोहरी नाक वाली डार्ट होती है ना, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए है। फ्लांस डार्ट कहते हैं, फिश डार्ट कहते हैं,
फ्रेंच डार्ट कहते हैं या ड्रेस मेकर कहते हैं? तो ये आपका इजी क्वेश्चन है, क्या कहलाएगा आपका? फिश डार्ट कहलाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोहरी डार्ट होती है ना, इस टाइप बन जाती है। ये आपको 2 डार्ट दिख रही हैं, ये क्या कहलाएगी? दोहरी डार्ट कहते हैं। और इसी को हम आई डार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसी को? आई डार्ट कहते हैं। ये डार्ट ऐसे होती है आपकी, ठीक है? क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हो आप लोगों से एजोइक रंजक है, तो आपको ये बताना है कि एजोइक रंजक क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है सल्फोनिक एसिड रंजक है, सेकंड है जल में अघुलनशील है, थर्ड है ल्यूको यौगिक रंजक है, और लास्ट ऑप्शन है आपका जो मोर्डेंट के साथ उपयोग होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? सल्फोनिक एसिड रंजक। तो जो एजोइक रंजक होते हैं ना, वो क्या होते हैं? सल्फोनिक एसिड रंजक होते हैं। और एजोइक डाई को ही क्या कहते हैं? नेफ्थॉल डाई कहते हैं। और वनस्पति रेशों से बने वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई किसके द्वारा की जाती है? नेफ्थॉल रंगों के द्वारा ही की जाती है। और सूती वस्त्रों पर कलर करने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो बीटा नेफ्थॉल एवं कास्टिक सोडा के घोल में डुबाया जाता है, ठीक है? इसके बाद वस्तु को क्या करते हैं? क्षारीय रंगों से रंग दिया जाता है, यानी कि बेस रंगों से उसको कलर कर दिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायः दही में डैश की मिलावट की जाती है। तो आपको ये बताना है कि दही में किसकी मिलावट की जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है। रेत की मिलावट करते हैं, मांड की मिलावट करते हैं, पानी की मिलावट करते हैं, या ब्लीचिंग पेपर की मिलावट करते हैं, ठीक है? तो इसमें हम दही में किसकी मिलावट की जाती है? दही में मिलावट की जाती है पानी की। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर से एक मिलावट वाला क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है, यानी कि आपको ये बताना है कि मिर्ची पाउडर में किसकी मिलावट की जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। चिकोरी की मिलावट की जाती है, इमली पाउडर की मिलावट की जाती है, या चौक खड़िया का पाउडर मिलाया जाता है, या ईट का पाउडर मिलाया जाता है। तो आपकी जो मिर्ची पाउडर होती है ना, वो किस कलर का होता है आपका? रेड कलर का। और जो ईट का पाउडर होता है वो भी किस कलर का हो जाएगा आपका? रेड कलर का। तो हम मिर्ची पाउडर में किसकी मिलावट करते हैं? हम ईट के पाउडर की मिलावट करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है? क्लियर है आपको ये? हम अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। पूछा आप लोगों से डिब्बा बंदी से संबंधित कानून लागू हुआ। तो आपको ये बताना है जो डिब्बा बंदी संबंधित कानून है ना, वो कब लागू हुआ। ऑप्शन दिए हुए हैं। सन 1965 में, सन 1955 में, सन 1960 में, या सन 1970 में। तो जो डिब्बाबंद संबंधी कानून है वो लागू हुआ था आपका सन 1970 में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। पूछा हुआ है आप लोगों से, ये एक डेफिनेशन है, ये आपको बताना है कि किसने दी है। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्यता की स्थिति है तथा मात्र रोग का अभाव अथवा सूचनात्मक नहीं, ऐसा परिभाषित किया गया है। तो एक परिभाषा किसके द्वारा है आपको ये बताना है। WHO के द्वारा है, FOA के द्वारा है, FPO के द्वारा है, या ICMR के द्वारा है। तो आप लोग देखिए जो ये डेफिनेशन दी है ना कि स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है तथा मात्र रोग का अभाव अथवा सूचनात्मकता नहीं, ये परिभाषा है आपकी किसके अनुसार? WHO के द्वारा दी गई है। किसके अनुसार दी गई है? WHO के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है आपको ये? तो हम आज का सेशन यही एंड करते हैं। आप लोग ये जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपको क्लास समझ में आई या नहीं है। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिससे क्या हो, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये क्लास डेली होती है आपकी कब? 8 PM पर, ठीक है? कब होती है? 8 PM पर, शाम के 8 बजे होती है। थैंक यू।